धर्मों के दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का अत्यधिक महत्व है। भारत में सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ सभी जाति साथ में एकता भाव बनाकर रहते हैं। यहाँ के लोग बोलो। यहाँ के लोग आपस में कभी भी झगड़ते नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य है कि देश है? देश। मैक्स मुलर ने संस्कृत के बारे में क्या कहा है? मैक्स मुलर ने संस्कृत का बहुत गुणगान गाया है। इन्होंने कहा है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं का जननी है। संस्कृत से ही सभी भाषा का उदय हुआ है। संस्कृत में बहुत सारे किताबें लिखे गए हैं। संस्कृत बोलने से क्रोध का नाश होता है। संस्कृत बोलने से इसे देवों की भाषा कहते हैं। इसे देवों का भाषा कहते हैं। तब भारत की विशेषता बताएं। फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार भारत की निम्न विशेषता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। भारत में कोई भी लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के पास इस तरह आया कि वह एक दिन बैठे थे तो उनकी छोटी बेटी आकर पूछी, बाबूजी बाबूजी नाखून क्यों बढ़ता है। यह प्रश्न उनके सामने ऐसे ही आया। मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? मनुष्य बार बार नाखूनों को इसलिए काटता है क्योंकि वह जनाना चाहता है कि वह मनुष्यता है, लेकिन बार बार नाखून उग कर कहती है कि नहीं, तुम मनुष्यता नहीं जानवर। नाखून का बढ़ना पशुता का निशानी है और नाखून का बार बार कटना इंसानियत मतलब मनुष्यता की निशानी है। तो नाखून बार बार बढ़ के बोलता है कि तुम पहले पशु थे, आज भी पशु हो। और हम बार बार नाखून को काट कर कहते हैं कि नहीं, आज हम इंसान हो गए हैं, हमारे अंदर इंसानियत है। वही तुझ से हथियार को काटता है और बड़े से बड़े परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तो अग्निवर्षक मिसाइल बनाता है। ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए ज्यादा आवश्यक है और क्यों? परंपरा का मूल्यांकन उन लोगों के लिए ज़्यादा आवश्यक है जो अपने भाषा को बोलने में हिचकिचाते हैं और अन्य भाषा को बोलने में गर्व महसूस करते हैं। हाँ, जो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूल गए हैं और विदेशी सभ्यता और संस्कृति को अपना रहे हैं ना, अपनी परंपरा को अपनाने में अपने आप को गंवार महसूस करते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है कैसे, स्पष्ट करें। साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है क्योंकि साहित्य खुद पर निर्भर होता है। साहित्य के दाम पर ही सिनेमा बनता है। साहित्य का कभी भाषा नहीं बदलता है। साहित्य का कभी लक्ष्य नहीं बदलता है। लोग अलग अलग भाषा में उसको अनुवादित करके उसको पढ़ते हैं, समझते हैं ना। भारत से यदि रामायण, महाभारत, वेद और पुराण को हटा दिया जाए तो भारत का साहित्य नाम मात्रा का हो जाएगा। इन्हीं सब धार्मिक ग्रंथों के आधार पर भारत का साहित्य विश्व प्रसिद्ध है। समझे? इस तरह बोलो, नहीं तो बहुआ पढ़ो, नहीं तो गर्दा उड़ा देंगे अभी। ये अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते हैं? पंडित बिरजू महाराज अपने विवाह के बारे में बताते हैं। इनके पिताजी नहीं रहे। इनके माँ हमेशा बोलती थी कि बेटा तुम विवाह कब कर रहे हो, मैं अपनी बहू को मुंह देखना चाहता हूँ। इसी बात को लेकर चाहती हूँ। इसी बात को लेकर पंडित महाराज अपने विवाह को कर लेते हैं, लेकिन विवाह करने के बाद इनके ऊपर बड़ा जिम्मेदारी हो जाता है। बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय देते हैं? बिरजू महाराज अपने शागिर्दों के बारे में यही राय देते हैं कि मैं
सभी को एक समान सिखाता हूँ। मैं किसी से भी भेदभाव नहीं करता हूँ। कोई भी कला अपने बाल बच्चों के लिए नहीं छिपाता हूँ। सभी कलाओं को सबके सामने उजागर करता हूँ। किसी भी विद्यार्थी को अपना सारा मूवमेंट सिखाता हूँ, जो डांस करने का मूवमेंट है, कथकली डांस करने का ना। बोल तो चुप क्या हो जाता है, तुम बोलते रहो। बिरजू महाराज कथकली डांस करने के अलावा कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? बिरजू महाराज कथकली डांस के अलावा अन्य वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसे सितार, ढोल, तबला जैसे आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। बांसुरी भी तो था। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज अपने पिता को मानते थे। पिता को कि माँ को? माँ को। ये खाली पिटाने वाला काम करता है तुम्हारे। और बोलो इसमें। ये जब नाचते थे तो ये अपने माँ से पूछा करते थे कि मैं पिताजी जैसा नाच रहा हूँ या नहीं। पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फर्क पाते हैं? पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज यही फर्क पाते हैं कि पुराने ज़माने के नर्तक कहीं भी नाच लेते थे, लेकिन आज के नर्तक स्टेज और पंखा खोजते हैं। इनमें नृत्य कला कम और नौटंकी अधिक हो गया है। ये लोग समियाना स्टेज पिछुआ क्या रहता है, क्या नाम है उसका? रावटी खोजते हैं ना। मछलियों को लेकर बच्चों को क्या अभिलाषा थी? मछलियों को लेकर बच्चों की यही अभिलाषा थी कि जब मछली आएगी तो एक मछली पिताजी से मांग कर उसे जब मन करे कुएं में डाल देंगे, और जब मन करे उसे निकाल कर खेलेंगे। बोलो बोलो, घबराओ मत। हाँ ठीक है, हो गया। दीदी कहाँ थी और वह क्या कर रही थी? दीदी जब संतू और लेखक बाजार से आते हैं तो दीदी कमरे में थी और सोई हुई थी। तो लेखक सोचते हैं कि दीदी कभी दोपहर में सोती नहीं है, लेकिन सोई हुई है। जब देखते हैं तो दीदी सिसक कर रो रही थी। और संतू जब बाजार से भीगा हुआ आया था तो दीदी उसके कपड़े बदल रही थी और भीगा हुआ बाल पोंछ रही थी। हाँ ठीक है, घबराओ मत, आराम से सुनाओ। संतू क्यों उदास हो गया? संतू क्यों उदास हो गया, बोलो। लेखक जब मछली लाते हैं तो वे सोचते हैं कि मछली को एक लेकर कुएं में डालेंगे और जब मन करे उसे निकाल कर खेलेंगे, लेकिन भगू नौकर तीनों मछलियों को काट देता है, जिससे संतू उदास हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछलियाँ लिए बच्चों ने घर आकर भरा हुआ बाल्टी को आधा पानी करके उसमें डाला और उसे निकाल कर खेले। ठीक है। दीदी मछली के बारे में क्या कहती थी? दीदी मछली के बारे में यही कहती थी कि मरी हुई मछलियों की आंखों में परछाई नहीं दिखता है। संतू के विरोध का क्या अभिप्राय है? लेखक जब मछली लाते हैं तो संतू सोचता है कि मछली पिताजी से मांग कर उसे कुआं में डालकर खेलेंगे और उसे जब मन करे खेलेंगे और पानी में डाल देंगे, लेकिन भगू उसे काट देता है। और जिससे कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव राज्य में हुआ था। ये बिहार राज्य है, डुमराव भी बिहार राज्य हो गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार राज्य फिर से बोलो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार राज्य के डुमराव गांव में हुआ था। ये जब 6 वर्ष के थे तो अपने मामा के यहाँ काशी चले गए और यह शहनाई बजाने में मशहूर हो गए। इसे भारत रत्न का पुरस्कार भी मिला था। हाँ, और इस तरह हम कह सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर भी डुमराव का पहचान बन गया। मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव का परिचय पाठ के आधार पर दें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रतिदिन शहनाई बजाने के लिए
शहनाई बजाने के लिए मंदिर जाया करते थे, लेकिन ये एक साल में एक ही दिन मात्र शहनाई बजाने के लिए मंदिर नहीं जाते थे। वो मुस्लिम धर्म का पर्व मुहर्रम है। इनका मानना था कि मुहर्रम जो है गमी का त्यौहार है और इस दिन शहनाई बजाना उचित नहीं कहलाया, क्योंकि शहनाई जो वाद्य यंत्र है या खुशी का वाद्य यंत्र है और गमी के पर्व में खुशी वाला वाद्य यंत्र नहीं बजाना चाहिए। इस तरह पूरा बोलो, आधा अधूरा जवाब बोलोगी, जवाब लिखोगे तो कैसे पूरा मार्क्स मिलेगा। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा अहिंसक को मानते हैं। ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का भी ज्ञान देना चाहिए और तकनीकी का भी ज्ञान देना चाहिए, ताकि वो अपने भविष्य में आगे कुछ तकनीकी ज्ञान के साथ कर सके। या दस्तकारी सिखाना चाहिए ना। इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना क्यों जरूरी है? इंद्रियों को बुद्धिपूर्वक उपयोग सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ संस्कारों का भी ज्ञान देना चाहिए और तकनीकी का भी ज्ञान देना चाहिए। वे अपनी पांचों इंद्रिया का सही से सदुपयोग कर सके, इसके बारे में भी उनको ज्ञान देना चाहिए, ताकि गांधी जी के 3 मंत्र थे, बोलते थे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। इस सब का भी ज्ञान उस बच्चे में होना चाहिए। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या है मानते हैं? शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी यही मानते हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान, बोलो ठीक से बोल रही हो। बच्चों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ संस्कारों को भी शिक्षा देना चाहिए ना। बच्चों को उनको अपनी स्थानीय भाषा में ज्ञान दिया जाए तो वह बेहतर से बेहतरीन समझने का प्रयास करेंगे ना। विदेशी भाषा को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहिए। जितना हो सके स्थानीय भाषा में ही उसे पढ़ाया जाए, समझाया जाए। इसके अलावा बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा दुनियादारी भी सिखाना चाहिए, ताकि वे दुनिया में जीने लायक बन सके ना। वे जीवन में हो रही तरह तरह की परिस्थितियां, घटनाओं से संभलने का प्रयास कर सके, परिस्थितियों से डट कर मुकाबला कर सके। इस तरह का भी ज्ञान होना चाहिए बच्चों में। पूरा बोलो, ठीक है, जाओ।